हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी मीटर के आगे के टॉपिक को। ठीक है, आवाज क्लियर है? ठीक है, चलो। एनर्जी मीटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एनर्जी मीटर में हम लोगों ने, ठीक है, बेसिक पढ़ लिया था क्या होता है। ऑलराइट, ठीक है, ये पढ़ लिया था क्या होता है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ये भी देखा था कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। मेजरमेंट कैसे करते हैं, फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल टू पी इंटू टी, एंड P बराबर हम जानते हैं कि वो होता है V इंटू आई। तो फॉर्मूला हो गया था W बराबर वी आई टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, चलो अब ध्यान से पढ़ेंगे आगे को हम लोग लेकर के। जो हमने अब तक पढ़ लिया था वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किलोवाट आवर मतलब एक यूनिट हमारा होता है। ठीक है, दो प्रकार के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप, इलेक्ट्रॉनिक मीटर या सॉलिड स्टेट मैटर टाइप। ये हमने देखा था। ठीक है, बताया था कि एक डिस्क होती है जो रोटेट करती है, नॉन मैग्नेटिक नेचर की होती है और मेटल की बनी होती है। जितने नंबर वो टर्न्स करती है, जितने वो चक्कर लगाती है, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि हमारी इतनी यूनिट कंजम्पशन हुई है एनर्जी। ठीक है, ऑल राइट, ये भी देख लिया था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल में। ठीक है, देखो समझना, ये है हमारा एनर्जी मीटर। ठीक है, एनर्जी मीटर के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो है हमारे पास शंट मैग्नेट है और नीचे जो है सीरीज मैग्नेट है। ठीक है, और यहाँ पे है बेटा प्रेशर कॉइल। बहुत ध्यान से समझना, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारा खेल खत्म। नहीं तो पढ़ते रह जाओ, याद करते रह जाओगे, रटना नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी जो लिखना है वो याद करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, ऊपर जो कॉइल है वो है प्रेशर कॉइल, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज कॉइल। ठीक है, और नीचे जो कॉइल है वो है करंट कॉइल। तो हमारे पास पावर मेजर करने के लिए क्या हो गया, एक वोल्टेज कॉइल और एक करंट कॉइल। ठीक है, यानी कि इससे मिलेगा वोल्टेज और इससे मिलेगा करंट, दोनों मिलकर क्या देंगे हमको, V इंटू आई, दैट इज पावर। बट हमको मेजर करना क्या है, एनर्जी। तो पावर को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाती है एनर्जी। ठीक है, चलो, ठीक है, देखो यहां पे ये हो गया। ठीक है, बीच में हमारी एल्यूमिनियम की डिस्क दिखाई दे रही है, जहां मैं रेड कर्सर कर रहा हूं। हाँ, हाँ, ठीक है, एल्यूमिनियम की डिस्क है। ये एल्यूमिनियम की डिस्क ध्यान से देखो, एक बियरिंग है, एक ऊपर बियरिंग है, एक नीचे बियरिंग है, ऊपर और नीचे बियरिंग है, इस पे कनेक्टेड होती है। ठीक है, और इससे लगा हुआ है हमारा गियर। गियर, बियरिंग के साथ गियर लगा हुआ है, और गियर जब मेरा चलता है तो यहाँ पे हमको नंबर मिलता है, डिजिट मिलता है। तो ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब देखो आते हैं हमारे पास जो डिटेल में, ये अंदर का बेटा सर्किट डायग्राम है, या सर्किट डायग्राम नहीं, ये अंदर का कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। किसी भी एनर्जी मीटर का जो अंदर कंस्ट्रक्शन होता है वो यही होता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, वोल्टेज कॉइल। समझना, ये जो बेटा कॉइल है ना एक नंबर पे, ये चीज
यही हमारा क्या है, ये वाला, ये वोल्टेज कॉइल है। ठीक है, वोल्टेज कॉइल क्या होता है कि बहुत सारे टर्न्स होते हैं पतले वायर के, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं पतले वायर के जो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में विद लोड। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, सेकंड नंबर पे आप जाओगे तो करंट कॉइल है। सेकंड नंबर पे क्या है, करंट कॉइल है। ठीक है, करंट कॉइल जो होता है बेटा, मैंने वहां भी बताया था शुरू में, जब मैंने बोर्ड पे बताया था, करंट कॉइल जो होती है हमारी थिक होती है। थिक होने का अर्थ क्या हुआ कि जिस वायर से करंट कॉइल की वाइंडिंग की जाती है वो मोटा होता है। ठीक है, जब वो वायर मोटा होगा तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो हमारे कम हो जाएंगे। फिर समझो, करंट कॉइल में जो वायर यूज किया जाता है कॉइल करने के लिए, उसको कुंडली बनाने के लिए, तो वो मोटा होता है। चूंकि वो थिक होता है, मोटा होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हमारे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, वहीं उल्टा हम देखें तो वोल्टेज कॉइल में हमारा जो वायर होता है, जो हमारा वायर होता है वो पतला होता है, काफी फाइन होता है। ठीक है, जब चूंकि वायर हमारा पतला है और उस वायर से कुंडली बनाते हैं, तो जब क्वाइलिंग करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या तो ज्यादा होती है। ठीक है, और मैंने आपको रिलेशन बताया था, याद करो, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको शायद याद भी होगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या हम कहते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ आर मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। समझना ध्यान से, देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हवा में नहीं बनते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट से बन जाते हैं। ठीक है ना, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। समझना, आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। आर क्या है, आर हमारा रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। ठीक है, किसका, चालक का, कंडक्टर का, या यहां पे कहें उस क्वाइल का, उस कुंडली के तार का जिसको हम यूज कर रहे हैं। और 1 अपॉन ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस पतले या उस मोटे वायर का, उस चालक तार का। ठीक है, एक्सप्लेन समझना। तो रेजिस्टेंस, चालक का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के, क्षेत्रफल के। मतलब अगर चालक जो है वो मोटा होगा तो उसका एरिया ज्यादा होगा, चालक तार पतला होगा तो उसका एरिया कम होगा। चालक तार अगर मोटा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, और अगर बेटा एरिया ज्यादा होगा तो आपको पता है ना, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चालक तार मोटा होगा तो उसका एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई तार है, अब मैं इसी को दिखाता हूं कि कोई वायर है, ये वायर है। ठीक है, अब इसकी मोटाई अभी इतनी है। ठीक है, इसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगी तो इसका एरिया ज्यादा, इसकी मोटाई कम तो इसका एरिया कम। मोटाई ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका मतलब क्या है कि चालक का अगर रेजिस्टेंस कम है तो कम रेजिस्टेंस के चालक में करंट जो है वो ज्यादा अच्छे से प्रवाहित करती है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो करंट को रोकने वाला कारक है, जो फैक्टर है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो को, ठीक है, जो धारा के प्रवाह को बाधित करता है या उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है, वो करंट, वो चीज हमारी कम होगी। और करंट कॉइल में बहती क्या है, प्राइमरी क्या बहती है, प्राइमरली करंट कॉइल में तो करंट ही बह रही है, तभी तो उसको कहा जा रहा है करंट कॉइल। और करंट कॉइल में भी करंट बहती है, वोल्टेज कॉइल में भी करंट बहती है, लेकिन करंट कॉइल में जो करंट बहती है वो हमें करंट का मान देती है। समझना ध्यान से, करंट कॉइल में भी करंट बहती है, वोल्टेज कॉइल में भी करंट बहती है, दोनों में करंट बहती है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज कॉइल में वोल्टेज बहता है, वोल्टेज वोल्टेज नहीं बहता है कहीं। ठीक है, करंट कॉइल में करंट फ्लो करती है। करंट कॉइल में जब करंट फ्लो करती है
तो वो हमें करंट का मान देती है। लेकिन जो वोल्टेज कॉइल में करंट फ्लो करती है वो करंट प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, और उससे उस करंट के प्रोपोर्शनल जो वोल्टेज है उसके द्वारा हमको वोल्टेज का मान प्राप्त होता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा यहां पे, ठीक है। तो वोल्टेज कॉइल में जो हमारी करंट फ्लो कर रही है वो करंट की वोल्टेज की प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो वोल्टेज कॉइल में करंट फ्लो कर रही है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, तो उससे हमको वोल्टेज का मान मिलता है। तो करंट का मान करंट कॉइल से, वोल्टेज का मान वोल्टेज कॉइल से, और वहां से हमें पावर का मान हम निकालते हैं, जिसे हम शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में इस प्रकार से कि अगर कोई एनर्जी मीटर है, ठीक है, तो एक ऑप्शन दे देगा कि करंट कॉइल जो है वो पतला होगा, करंट कॉइल मोटा होगा जो वायर होगा, वोल्टेज कॉइल का वायर पतला होगा, या इनमें से कोई नहीं। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। अब इसको याद भी नहीं करना है, अब समझो ध्यान से याद कैसे नहीं करना है। देखो मैं बोल रहा हूं करंट कॉइल, भाई जब मैं बोल रहा हूं करंट कॉइल तो करंट को आसानी से बहने दो, इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। याद करने का तरीका सिर्फ टू द पॉइंट नहीं होता है, कभी कभी चीजों को हमको उल्टा याद करना पड़ता है, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग तरीके से। करंट कॉइल में करंट बहेगी, प्राइमरली करंट फ्लो करना है, और करंट तब वहां अच्छे से बहेगी जहां रेजिस्टेंस कम होगा, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां एरिया बढ़ जाएगा, और जहां एरिया बढ़ गया चालक तार का मतलब उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। तो आपने एक को पकड़ा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, ठीक है। ये होता है करंट और वोल्टेज कॉइल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देख लो 2 नंबर पे हमारा क्या है, ये वोल्टेज कॉइल करंट कॉइल। तीसरा है स्टेटर, ठीक है। स्टेटर आपने मशीन में पढ़ा होगा, ठीक है। स्टेटर एक जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइन करता है, या उसमें मैग्नेटिक फील्ड का प्रवाह होता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो स्टेटर बेटा यहाँ बना हुआ है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फ्लो करती है। तीसरे नंबर पे स्टेटर है। ये जो दिख रहा है ना आपको डिस्क जैसा गोल सा, ये देखो ध्यान से, ठीक है। 4 नंबर पे ये पूरा ये एल्यूमिनियम की डिस्क है, एल्यूमिनियम की डिस्क है जो रोटेट करती है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आए तो 5 नंबर बेटा यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है, ये वही मैग्नेट है, वो वही मैग्नेट है ये वाला जिसको हम बोले थे ब्रेक मैग्नेट, ठीक है। हाँ ठीक है, ये जो मैं बता रहा था ब्रेक मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रेक मैग्नेट जो लगा हुआ है जो ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलो 5वें नंबर पे दिखा लिया ना मैंने, ये ऊपर जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये ब्रेक मैग्नेट्स लगे हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। और 6 नंबर पे ये दिख रहा है आपको स्पिंडल, स्पाइंडल विद वार्म गियर, ठीक है। स्पाइंडल विद वार्म गियर ये है, आपको दिख रहा है, ये 6 नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। स्पाइंडल मतलब जिसपे हमारा अटैच होता है ये डिस्क, ये डिस्क हमारी उसी पे अटैच है, ठीक है। स्पाइंडल रोटेट करता है और डिस्क भी रोटेट करता है, और उसके साथ ऊपर देखो गियर सिस्टम लगा हुआ है। ऊपर क्या है, गियर सिस्टम, ये डायल सिस्टम लगे हुए हैं, इसके पीछे सब गियर सिस्टम लगा हुआ है। जब ये चलेगा स्पाइंडल मूव करेगा तो गियर भी उसके हिसाब से मूव करेगा और हमको रीडिंग मिल जाती है, ठीक है। चलो अब देख लो कनेक्शन इस प्रकार से होता है, कनेक्शन डायग्राम दिखाया गया है इस फिगर में, ओके। कनेक्शन डायग्राम को समझो, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, लाइन, न्यूट्रल और लोड, मेन लोड, ठीक है। अब कनेक्शन मतलब क्या है कि आपको एक पॉइंट को, 2 पॉइंट को, एक हमारी लाइन है ऊपर की, सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ। सिंगल फेज में क्या होता है देखो पहले समझ लो, सिंगल एसी 2 प्रकार का होता है, सिंगल फेज और 3 फेज, ठीक है। सिंगल फेज की बात करो
सिंगल फेज में हमेशा एक लाइन होती है। सिंगल फेज में पहली बात तो दो वायर होते हैं, दो वायर होते हैं, ठीक है, दो वायर हैं। एक होगा जो मेन वायर होगा जिसे हम लाइन कहते हैं, और दूसरा वायर क्या होगा, न्यूट्रल होता है। दूसरा वायर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। भाई एक वायर से सर्किट तो बन ही नहीं सकती ना, वायर्स, एक वायर से सर्किट आप बना सकते हो क्या, नहीं बन सकती है। एक वायर सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगी। अब मैं एक वायर यहाँ ड्रॉ कर दूं, सर्किट बनेगी क्या, नहीं। बट एक वायर और मैं जोड़ दूं तो, और इसको कनेक्ट कर दूं, सर्किट बन जाएगी। तो कहानी यही होती है कि हमारे पास दो वायर होता है, ठीक है। तो वही बेटा एक लाइन वायर से है, दूसरा जो है न्यूट्रल वायर है, ठीक है। एक को लाइन से कनेक्टेड है, सप्लाई को दे दिया, मेन मतलब होता है सप्लाई। देखो टर्मिनोलॉजी होता है हर चीज का एक, जब आप देखते रहोगे धीरे धीरे तो टर्मिनोलॉजी समझ में आएगा कि क्या टर्मिनोलॉजी या क्या नाम यूज करते हैं। कहीं मेंस लिखा है या मेन लिखा है, इसका मतलब हुआ बेटा सप्लाई, ठीक है। और कहीं लोड लिखा है, इसका मतलब क्या है, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। फैन, ट्यूबलाइट, पंखा, जो मैं हमेशा बोलता हूं, आउटपुट, ठीक है। चल, एक फॉर्मूला है निकालने का, पावर इन वॉट्स निकालना है। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर का पावर निकालना है तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है। देखो कहां से आया ये फॉर्मूला, किलो वॉट आवर बराबर हमने क्या पढ़ा था, P इंटू आई, पावर इंटू, सॉरी पावर इंटू टाइम। 1 किलोवाट आवर क्या था, इसी को तो हम बोल रहे थे एनर्जी, इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी W। तो W बराबर 1 किलोवाट आवर और P इंटू टी। P क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर अपॉन टी, ठीक है, किलो वाट आवर अपॉन टी। और टी को बेटा यहां पे क्या किया, सेकंड में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला हमारा आ गया मॉडिफाई होकर के 360 किलो आवर अपॉन टी। ऑलराइट, देखो तो लिखा भी है हमारा टाइम इन सेकेंड टेकन बाय द डिस्क। टाइम किसमें है, सेकेंड्स में है। और यहाँ पे हम जो फॉर्मूला पढ़े थे वो आवर में पढ़े थे, घंटे में पढ़े थे। तो 3600 यहाँ पे आ जाता है क्योंकि हमारा एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये सब कहानी है। इसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आपने देखा होगा, जो डिजिटल टाइप का ये दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर कुछ इस प्रकार का आउटपुट शो करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, ठीक है। इसको हम स्मार्ट मीटर भी कहते हैं। आजकल बेटा घरों में यही लगाए जा रहे हैं, आपने नाम सुना होगा। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गई थी, सारे स्मार्ट मीटर को बंद करना पड़ गया था, बहुत ज़्यादा बिल आने लगा था इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर भी कहते हैं इसको, ठीक है, स्मार्ट मीटर, ओके। क्या होता है, यह बेस्ड होता है डिजिटल माइक्रो टेक्नोलॉजी, DMT। इसको बस जान लो अभी कि डिजिटल माइक्रो टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। और इसमें जो मेन पार्ट होता है वो कंट्रोलर का पार्ट होता है। कंट्रोलर मतलब कि कंट्रोल करना, जो कंट्रोलिंग करते हैं बाय द आईसीज। आईसी मतलब होता है बेटा इंटीग्रेटेड चिप, मतलब जैसे हमारे फोन में मेमोरी कार्ड होता है, ये सब चीजें होती है ना, चिप्स होती हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं। तो इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा ही इनको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब तो आपने पढ़ा तो है नहीं,
आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रखा है, बट इससे काफ़ी ऊपर की चीज़ें आती हैं। तो अभी जब इसको पढ़ेंगे आप लोग, शायद डिजिटल में पढ़ेंगे तो वहाँ आप लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना जानो कि जो भी चीज़ें इसमें होती हैं डिजिटल माइक्रो टेक्नोलॉजी में, वो होती हैं आईसी बेस्ड। ठीक है, आईसी मतलब हुआ बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक ही सर्किट में सारी की सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर देना। मोटर का फंक्शन, मीटरिंग का फंक्शन, ठीक है, कैलकुलेशन का फंक्शन, एक ही जगह एक ही चिप पे सब कुछ इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है कि एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें वोल्टेज रेट हमको प्राप्त होता है, इनपुट हम देते हैं, भाई इनपुट देते हैं एज अ वोल्टेज, आउटपुट मिलता है हमको एज अ वोल्टेज। ठीक, इसको पढ़ लेना पूरी स्लाइड को, इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये है कि कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा होगा जो हमारे एलसीडीज एलईडीज मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से, ये देखो, ऐसा देखा है, इस प्रकार से होते हैं ना, दिख रहा है, ये सब जो लिखा जाता है ना एलसीडीज और एलईडीज के द्वारा, यहाँ पे रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, ये सब निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिमोट एरियाज में बिल को सेंड करने के लिए, रिमोट एरिया मतलब जहाँ पे आप एक्सेसिबल नहीं हो पहुँचने के लिए, बट वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल को जनरेट करना है, सेंड करना है, तो वहाँ भेजा जा सकता है। ठीक है, ओके। ये प्रीपेड टाइप के भी हो, जैसे आपका फोन क्या है ना, पहले आप रिचार्ज करते हो तब आप कॉल कर सकते हो, दिट इज प्रीपेड टाइप फीचर। तो यहाँ पे वो फीचर भी होता है कि प्रीपेड मतलब आपने टैरिफ किया कि हमने 500 का रिचार्ज करा लिया, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिसिटी का 500 का रिचार्ज करा लिया, तो जब तक 500 रुपए तक की बिजली कंज्यूम नहीं होती तब तक आपका चलता रहेगा। जैसे ही 500 रुपए आपने कंज्यूम हो गए, इतना बिजली आपने इस्तेमाल कर लिया, तो ऑटोमेटिक घर की आपकी लाइट कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से चोरी वोरी करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, आजकल जो एम्बेडेड फॉर्म में हो गया है, एम्बेडेड मतलब ये जानने के लिए है कि जिसमें हम कई तरह के डिफरेंट सिस्टम को, वाईफाई सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, जीएसएम सिस्टम, प्रीपेड सिस्टम, मतलब एक ही साथ कई सारे सिस्टम के द्वारा हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो एक बार स्लाइड्स को मैं सेंड कर दूंगा, देख लेना, ये बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे मेरा आज ये भी टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आपको नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच।